हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लीड क्लासेस पर। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं केवीएस पीआरटी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। डिटेल स्ट्रेटजी है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बिल्कुल 100% सहायता करेगी। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज की हमारी स्ट्रेटजी में क्या शामिल है। तो पहले है, सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस को समझने की आवश्यकता होती है कि उसका सिलेबस किस तरीके का है। तो पहले हम समझते हैं सिलेबस को। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है केवीएस पीआरटी का, वो कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने आवर्स का होगा, उसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा, ये सब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट का वेटेज नहीं पता होगा कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट आता है, किसका कितना वेटेज है, तो हम उस तरीके से उसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें केवीएस पीआरटी जो पेपर हुआ था 2022-23 में केवीएस पीआरटी का, तो उसमें क्या हुआ था कि जो पेपर था वो पेपर आया हुआ था 180 मार्क्स का। तो 180 मार्क्स का जो पेपर था और टाइम ड्यूरेशन थी 3 आवर्स की, मतलब 3 घंटे की। तो इसमें पूछा क्या था, सबसे पहले पूछा था जनरल नॉलेज इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। ये जो सबसे पहले जो मतलब जो जनरल था, ये जनरल में इंग्लिश और हिंदी अलग से पूछ लिए थे। हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट पे पूछे गए थे। जो सब्जेक्ट बेसिस है आप लोगों का, जो सब्जेक्ट बेसिस है, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश थी। जो लैंग्वेजेस थे, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों था। तो सबसे पहले जो आपको 10-10 नंबर की, यहाँ पर जो इंग्लिश थी ये थी 10 मार्क्स की, और हिंदी जो थी ये भी थी आपकी 10 मार्क्स की। तो ये पूरा टोटल 20 मार्क्स कवर कर रहा था। ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन था वो था जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात थी वो 10 नंबर कैरी कर रहा था, पूरे 10 नंबर कैरी कर रहा था। अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो थर्ड पार्ट में था रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी केवल 5 नंबर की थी, और उसी के बाद कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की थी। जो सबसे मेन था आपके इस एग्जाम में, जो पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था अभी केवीएस का, उसमें सबसे जो मेन और लीडिंग टॉपिक थे वो थे आपके वाले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट फेज ऑफ जो जो शिक्षा शास्त्र था, ठीक है, उसका जो नंबर कैरी था वो था 60 नंबर का। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट बेसिस था, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न था, वो सब्जेक्ट कंसर्न में 80 मार्क्स का था। ठीक, तो यहाँ पर जो 80 मार्क्स थे ये डिवाइड थे। ये डिवाइड कैसे थे, 20-20 मार्क्स के दिए इसमें जो डिवाइड थे, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, ये हमारे चारों के चारों सब्जेक्ट थे। इन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमारे टोटल 80 मार्क्स का पेपर यहाँ पर बना था। और सबसे ज्यादा जो पेडागोजी का बना था ये 60 नंबर का बना था। अगर हम इन दोनों का ही वेटेज देखें तो ये 140 मार्क्स का हो रहा था। ये दोनों का जो वेटेज था वो 140 नंबर का हो रहा था। और फिर बचे जो हमारी 20 नंबर जो हिंदी और इंग्लिश, अगर हम ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए, जैसे कि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ में, मैंने भी इस एग्जाम को दिया था और अच्छे नंबर से मैंने भी इसको क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश, ये जो आपको पहले 20 नंबर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जनरल जनरल हिंदी और इंग्लिश, वो अगर आप इसी में भी काउंट कर लेंगे +10 और +10 यहाँ पर भी कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो अगर आप ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का वेटेज जो था ये भी 30-30 मार्क्स का था। मतलब इसमें भी अच्छे खासे आपकी पकड़ होनी चाहिए थी। फिर जो ये मैथमेटिक्स और ईवीएस था, यहाँ पर 20-20 का वेटेज था। ये तो अब हमने देख लिया। अब जानते हैं इसका डिटेल सिलेबस कैसा था, कि भाई इसमें सब टॉपिक क्या कहते हैं, सब टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना थे। ठीक है, देखिए जैसे पेडागोजी की स्ट्रेटजी थी, तो पेडागोजी में उसका डिटेल सिलेबस तो हम अलग से डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको किस किस चीजों पर फोकस करना है देखते हैं। तो सबसे पहला जो फोकस करना है आपको एनसीएफ 2005। एनसीएफ के जितने भी एनसीएफ हैं, एनसीएफ तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन स्पेशल जो फोकस करना है स्पेशल एनसीएफ 2005 पर करना है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। आरटी 2009, आरटी 2009 के बाद में आपकी एनईपी, एनईपी से कुछ बहुत सारे प्रश्न, मतलब हर शिफ्ट में कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न एनईपी, आरटी, एनसीएफ से आ ही रहे थे। मतलब तीनों चारों चीजों को मिला करके 5 से 6 प्रश्नों का वेटेज बनता ही था। फिर उसके बाद में अगर हम ओरली बात करें, थ्योरेटिकल की बात करें, तो उसमें पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, फिर उसके बाद में टीचिंग मेथड्स हो गई, टीचिंग किस तरीके से पढ़ाना है। और आजकल के इसमें क्या हो रहा था, पेडागोजी स्टडीज में क्या हो रहा था, 60 मार्क्स में ऑन एन एवरेज उन्होंने इस तरीके से पूछा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कि इस तरीके से कि कोई आपके सामने सशर्त दे दी, फिर उसके बाद में उस बच्चे से पूछा कि इस तरीके से क्या हो पाएगा, या किस तरीके से आगे बढ़ेगा, या इसकी समस्या ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरीके से आपको
क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब टू द पॉइंट इसमें नहीं था। जो पीआरटी का पेपर अभी हुआ था उसमें टू द पॉइंट नहीं था कि कोई परिभाषा दी दी या फिर कोई एक जैसे हम रटे रटाए क्वेश्चंस याद करते हैं अभी तक, तो वैसा कुछ भी नहीं था। वैसा आपको बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम में अभी आज की कंडीशन में वैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर पढ़ाई जैसे तैयारी करनी है तो तैयारी अभी से इस तरीके से कीजिए कि आप थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए, पूरी तरीके से उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यूज का सबसे ज्यादा रोल था इसमें, पेडागोजी में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आए थे जिसने एमसीक्यूज की सबसे ज्यादा तैयारी की थी। एमसीक्यूज जिसके सबसे ज्यादा हुए थे उसने ही इस एग्जाम में केवीएस पेडागोजी में 60 में से आउट ऑफ 56 59 इस तरीके का स्कोर किया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने इसका ऐसा स्कोर किया हुआ है। तो आप सभी को अगर पेडागोजी में 60 आउट ऑफ 60 या फिर 60 आउट ऑफ मान के चलिए हम 50 टू 55 ऐसे भी क्वेश्चंस, ऐसे भी नंबर हमारे बन जाते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा एवरेज होता है, मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर इसको माना जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनईपी 2020, पीआरजे वाइगोत्स्की और जितने भी हमारे एमसीक्यूज है, अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप इस पे थ्योरी अगर कम पढ़ेंगे और एमसीक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो भी इससे हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश था, अब ये हिंदी और इंग्लिश दो जगह कॉमन था, ये क्या है कॉमन है, हिंदी और इंग्लिश क्या है कॉमन सब्जेक्ट था। पहले तो जनरल में भी था, ठीक है, ये जनरल में भी था और सब्जेक्ट में भी था, जनरल में भी था और सब्जेक्ट में भी था, जनरल प्लस सब्जेक्ट। जनरल में कितने का था ये 10 प्लस 10 और सब्जेक्ट में कितना था ये 20 प्लस 20। ठीक है, अब 20 प्लस 20, अगर इन दोनों का वेटेज की अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो वेटेज था वो हो गया था टोटल आपका 60 मार्क्स। टोटल कितना मार्क्स हो रहा था ये 60 मार्क्स हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और सबसे ज्यादा अगर कोई इजी चीज थी इस पेपर में तो पूरे पेपर में हिंदी और इंग्लिश ही सबसे इजी थी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा था बेसिक सा ग्रामर आ रहा था, मतलब जिस बच्चे ने 1 से लेकर 10 तक की, जैसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कक्षा 5 तक की भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी उस समय की बात करें तो वहां पर आपका काम बन गया था। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ रहा था, वोकैब्स आ रहे थे, प्रैक्टिस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, रीड न्यूज़पेपर फॉर रीडिंग स्किल। ये ऑप्शनल है क्योंकि इसका इतना मेन रोल नहीं था उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा जो था वो था आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कवर करना, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से क्या था, तो एनसीईआरटी से जो वेटेज था वो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस का था। अब इसमें कैसा हो रहा था कि जैसे बीच में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि कोई अगर चैप्टर दिया हुआ है तो उसके भाई पात्र क्या है, उसके पात्र में वो क्या काम करता था, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है वो अभी बदल रहा है। तो आपको अगर यहाँ से किसी ने मतलब सबसे ज्यादा नंबर इजी था, पोर्शन इजी था, लेकिन नंबर किसे मिले जिसने सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस किया था और एनसीईआरटी जिसकी टू द पॉइंट क्लियर थी और वो भी बीच में से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, जिसने बिल्कुल बीच में से एनसीईआरटी पढ़ी थी उसी का इसमें सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है। बाकी तो फिर वही मतलब मान के चलिए अगर ऑन एन एवरेज आप पढ़ के भी जाते हैं तो आपके 60 में से फिर भी 30 मार्क्स तो आने ही आना है इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। अब ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो थे वो 5-5 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मतलब ऐसा घुमाया हुआ नहीं था। यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो थे प्रैक्टिस पजल्स के थे, सीरीज के थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद में ब्लड रिलेशन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का तो मतलब मान के चलो ऑन एन एवरेज आपका हर शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हो रही थी उसमें एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से बिल्कुल था और कोडिंग डिकोडिंग से भी एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि जैसे आपका एग्जाम है तो एग्जाम के कुछ समय पहले भी, जैसे कि 20 दिन 25 दिन या फिर 1 महीना पहले भी अगर आप इस चीज को पढ़ते हैं तो आप रीजनिंग को आराम से करके लेके चले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आगे बढ़ते जीके और करंट अफेयर्स के लिए। तो अब आप लोगों को पता ही है कि जो जीके और करंट अफेयर्स है ये जितना पढ़ो उतना कम है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो यहाँ पर एक बेसिक सी, और अगर आप थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं तो मेरा तो मानना यही रहेगा क्योंकि इसका जो वेटेज है वो वेटेज थोड़ा सा कम है, 10 मार्क्स अप टू 10 मार्क्स जैसा हमने आगे देखा। तो इसका वेटेज अगर कम है तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा सा अगर पीछे पीछे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से क्या आएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स होता है वही हम सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं कि अगर कोई आता भी है तो भाई लास्ट 6 मंथ से ही आएगा। और फिर फोकस एजुकेशन पॉलिसीज, जो पॉलिसीज अभी अभी मतलब
जो डिराइव हो रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही है, क्या क्या उसका इंप्लीमेंट होना है, कहाँ इंप्लीमेंट हुई, किस तरीके से हो रहा है, अवार्ड कौन कौन से मिल रहे हैं, और केवीएस रिलेटेड अपडेट। यहाँ से मतलब आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेगी। तो अगर ये भी मान के चलिए आप थोड़ा सा एग्जाम्स के पहले भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब मान के चलिए कि वीकली वीकली भी अगर आप उसको टाइम देते हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स के आसपास, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्यूटर लिटरेसी, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी का भी जो वेटेज था वो बहुत कम था, और उसमें बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे एमएस ऑफिस में इस बटन का क्या काम है, उसके बाद इस शिफ्ट का क्या आता है, इंटरनेट का क्या काम है, या फिर कैसे चलता है, कौन किस बटन का क्या काम होता है, ये सारे क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक बेसिक सा पूरा कंप्यूटर था, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसका वेटेज भी कम था और बेसिक से क्वेश्चंस थे, तो अगर आप इसको कम समय भी दे तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से रिकमेंडेड बुक बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को अगर ऐसा डाउट है कि सर को मतलब हम कौन सी बुक से पढ़े, आपने किस बुक से पढ़ा था, तो यहाँ पर देखो पेडागोजी के लिए है, पेडागोजी जो है आपका सबसे ज्यादा वेटेज कर रही है, मतलब आपको सबसे ज्यादा जो देना है पेडागोजी पर और सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, पेडागोजी पर ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका कितना हो रहा है 80 और प्लस ये आपका 60 हो जाएगा, है ना। तो ये 140 मार्क्स ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से इसमें सबसे ज्यादा 120 110 मतलब 110 तक भी अगर आप मार्क्स को अचीव करते हैं इसमें, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें पेडागोजी के लिए आपको सीटेड गाइड, मैंने आपको बताया कि पेडागोजी के लिए आपको सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो करनी है एमसीक्यूज की, क्योंकि एमसीक्यूज ही है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि कहां पर किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऑप्शंस किस तरीके के आते हैं, फिर ऑप्शंस को हमको एलिमिनेट कैसे करना है, और सही आंसर पर क्यों जाना है, किस तरीके से जा सकते हैं, कौन सा सही आंसर हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है पेडागोजी में चारों जो ऑप्शंस होते हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपको सटीक मिलते हैं। जब आप पेपर देते हैं चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि 101% ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मैं क्या लगाऊं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको चाहिए एमसीक्यूज, कि जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर से वो सारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएगा और आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल है, लेकिन पूरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आरएस अग्रवाल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जितना जितना आपकी मतलब जो टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन का टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद में आपका वाला कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद में आपका वाला जो क्यूब्स होते का हो गया, क्यूब से होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, तो ये सारा का सारा इससे कर सकते हैं आप। लैंग्वेज के लिए भी, लैंग्वेज के लिए तो ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, जो लूसेंट ग्रामर है इस पर भी ध्यान देना, और एसपी बख्शी की जो बुक आती है उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन जब तक है तब तक आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी इज कंपलसरी। फर्स्ट टू फिफ्थ तक ही एनसीईआरटी आई थी, लेकिन आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रश्न जो पेपर में देखने को मिले थे जो 6 टू 8 के एनसीईआरटी के लेवल की भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी 6 टू 8 ऑलमोस्ट, अगर आप किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी फर्स्ट से लेकर 10 तक की कंप्लीट करके रखना है बिल्कुल, और टू द पॉइंट बीच में जाकर के एक एक पॉइंट को पढ़ करके, ठीक है। जीके की अगर हम बात करें तो लूसेंट जीके आती है, और करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का कोई भी आप एक बुक ले लीजिए, उससे हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की बेसिक कंप्यूटर बुक, या तो फिर कोई अगर कोई एमसीक्यू सीरीज चलाता है यूट्यूब वगैरह पर तो यहाँ से भी आपका ये हो जाएगा, ठीक। एक्स्ट्रा टिप्स है आप लोगों के लिए, वो है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपको सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, क्योंकि क्या होता है रिवीजन के समय पर क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो हमारा रिवीजन क्या होता है फास्ट करना पड़ता है, तो हमें इतनी सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं जाता है। तो आप अगर एक छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे, आप लोगों की जो शॉर्ट्स नोट हो गए वो क्या होगा आपको रिवीजन में हेल्पफुल मिलेगी, जिससे आपका रिवीजन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पर फोकस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, इसमें क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम दिया था उसमें जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, क्वेश्चंस का जो लेवल था, लेवल जो था वो था आपका वाला सिंपल, सिंपल या फिर मॉडरेट बोल सकते हैं हम, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके वाले थ्योरी पर, है ना, थ्योरी बेस्ड थे, मतलब सारे के सारे बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चंस दे दिए हैं, उसके ऑप्शंस भी बहुत बड़े बड़े से हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट, मतलब जैसे जिसने टाइम मैनेजमेंट सीखा वो उस एग्जाम्स को निकाल दिया उसने, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में क्या हो रहा था, किसी बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जा रहे थे, कोई कह रहा था कि हमने तो अभी तक वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चंस आप पेडागोजी का अगर पढ़ने जाओगे और उसमें भी एक पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़ो, फिर उसको एलिमिनेट करो, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप एमसीक्यूज की जब प्रैक्टिस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है।
ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ बने रही हैं ताकि हम आगे भी आप लोगों को केवीएस एग्जाम से रिलेटेड सारे जो पेडागोजी है उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस बैच वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करेंगे, और बिल्कुल एक्यूरेट जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से ही क्वेश्चंस आपको इसमें डाले जाएंगे। जैसे कि ईबीएस के हो गए, हिंदी और इंग्लिश, इसके भी हम टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।